नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। हार पर हाहाकार। जी हां, इससे पहले दरअसल अब एनडीए की सरकार बनना देश में तय है। चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक, अनुप्रिया पटेल से लेकर पवन कल्याण और चिराग पासवान तक, जीतन राम मांझी तक, सबने एक सुर में कह दिया कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल जो अपने आप में उठ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। 2014 और 2019 में जिस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, अकेले बीजेपी को, वहां पर 2024 में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से किला धराशायी हो गया। ऐसे में सवाल कई सारे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे, उस पर एक तस्वीर ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो तस्वीर थी संसद के सेंट्रल हॉल की। पहले जब योगी पहुंचे तो उनको बुके देकर स्वागत किया गया, और जब वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे बुके लेकर, तो पीएम ने ना सिर्फ बुके लिया बल्कि सबसे अलग उनकी पीठ थपथपाई। तो जवाब उन लोगों के लिए भी है जो अलग अलग तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। खैर, हम आज बात करेंगे इसी हार पर मची हाहाकार की, क्योंकि भितरघात से लेकर अयोध्या तक और टिकट वितरण की बात को लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो अभी तक उठ रहे हैं। आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी खास चर्चा में। और जब ये चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, सवाल भी होंगे, जवाब भी मिलेंगे। ये सब होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। पार्टी के 32 प्रत्याशियों की बुरी तरह से हार हुई और बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से 32 सीटें कम आई। ऐसे में इस नुकसान के चलते अब डैमेज कंट्रोल के तहत जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी आला कमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र चौधरी को लेकर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी का माहौल भी है और वो इस बार चुनाव में सही फैसले लेने में असफल साबित हुए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट की बात करें, यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 36 पर समाजवादी पार्टी, 33 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, 2 पर आरएलडी, 1 पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की है। यूपी की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, या तो वहाँ बीजेपी की हार हुई है या फिर प्रत्याशियों को बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। अमेठी, फैजाबाद, कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी जैसी बड़ी सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में सबसे कम नंबर आना बीजेपी के लिए सोच और समीक्षा का विषय बन गया है। इसी बीच एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे, जहां बैठक में शामिल होने से पहले बीजेपी की भी बैठक हुई। जाहिर सी बात है, बैठक हुई तो मंथन भी हुआ होगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 24 के चुनाव में हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फैसला क्या होता है, क्योंकि इसी फैसले से उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का भी परिणाम तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो दरअसल पीठ थपथपाकर नरेंद्र मोदी ने उनसे गुलदस्ता लिया और
80 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। इसके बाद समाजवादी पार्टी 36, बीजेपी से 3 सीटें ज्यादा। और कांग्रेस की बात करें तो 6 सीट, 17 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने 36 और कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 33 सीटें। यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई पार्टी रही तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है, सबसे ज्यादा नुकसान में। इतना नुकसान कि नुकसान तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि 14 में 19 में भी एनडीए सरकार थी, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन इस बार शुद्ध एनडीए की सरकार है। शुद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो चलिए खास चर्चा शुरू करेंगे और चर्चा की शुरुआत में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सिद्धि श्री जुड़ गई है, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश अहिर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और धनोज कुमार जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। तो चर्चा की शुरुआत, और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत चूंकि होगी जब, तो मैं राकेश भाई अब सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। परिणामों के बाद ये पहली मुलाकात है मेरी और आपकी, तो बधाई ले लीजिए, कांग्रेचुलेशंस। आपकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी 14 और 19 में, उससे कई गुना बेहतर और एक अच्छी पोजीशन कही जा सकती है, मतलब किसी पार्टी के लिए। और ये कह सकते हैं कि पार्टी जिंदा हो गई, और ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से रहा। लेकिन इसमें एक सवाल सर ये है, वो सवाल ये था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को आपने सुना आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। नीतीश कुमार तो ये कह रहे थे कि कल परसों भी लेट कर रहे हो, आज ही चल लो, हम तो आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और इन लोगों ने कोई काम भी नहीं किया है, ये जो सरकार बनाने की बातें कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि अभी चलो इनकी सीटें आ भी गई, आप ऐसे ही काम करते रहिएगा, अगली बार जब आप आएंगे तो ये भी नहीं आएंगी। चंद्रबाबू नायडू ने भी क्लियर कर दिया कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो अभी भी कोई उम्मीद है क्या? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष बधाई देता हूं जिन्होंने नफरत की राजनीति को खत्म किया और मोहब्बत की राजनीति और काम की राजनीति, विकास की राजनीति पे सहमति जाहिर किया जो है, और इतना बड़ा जनाधार दिया। बीजेपी के न जाने कितनी मिशनरी के नकार दिया और लगातार लोगों को जो है समर्थन दिया, और इतना बड़ा जो है देश की तीसरी पार्टी बना दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बधाई देता हूं। और रही बात सरकार बनाने की, ठीक है हमारी नंबर संख्या कम है, मगर हम विपक्ष में इतने संख्या में है कि अपनी बात को और जनता की बात को, जनता को, मुद्दों को सदन में उठाएंगे। ये अच्छी बात है, उसे रखेंगे। और आपने देखा होगा कि बनारस से जहां प्रधानमंत्री लड़ रहे थे, पिछली बार इतने ज्यादा वोट से जीते थे, 4.25 लाख वोट से। आपने ये भी देखा कि वही बनारस की जनता इनके कितना काम अगर किए होते थे, इतना नहीं। राकेश जी, मैंने तो अयोध्या भी देखा है, खैर मैंने अयोध्या भी देख लिया, और चूंकि उत्तर प्रदेश के परिणाम तो अप्रत्याशित रहे, इस पे कोई गिला शिकवा या कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है। ये जो परिणाम रहे आपके लिए बेहतर परिणाम रहे, आपके लिए सही रहे। आपके पास आता हूं, थोड़ी देर में अविरल मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी टीम से कहूंगा थोड़ा उनको जल्दी जोड़ें। और सिद्धिश्री जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे भी मेरा वही सवाल है। हालांकि आपकी तरफ से तो ये क्लियर हो चुका था, जब खड़गे साहब सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि हम विपक्ष में रहकर मजबूती के साथ काम करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है सरकार बनाने का। लेकिन मेरा सवाल ये है सिद्धिश्री जी, अभी भी कोई उम्मीद रखें क्या? क्योंकि एक आपके इंडिया टीम के ही मेंबर है संजय राउत, पहले तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो बनेगी नहीं, वो आज भी कह रहे हैं, और कह रहे बन भी गई तो टिकेगी नहीं। बहुत बहुत हम भी जनता को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जनता जनार्दन है, उसने जो भी मैसेज दिया है हम लोगों को, उसने नकारा है। राम मंदिर के जो व्यापार कर रहे थे, राम मंदिर के नाम को लेकर के जिन्होंने वोट मांगे,
हथियार बना करके। और प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था कि 10 लाख से जीतेंगे ऊपर, लेकिन वो सब नहीं हुआ। जो मिराकल होना था उनके लिए नहीं हुआ। और हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही कम मार्जिन से हारे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया, बिल्कुल डटे रहे वहाँ पे, क्योंकि वो जनता ने जो भी कबूला है, ये कबूला है कि बनारस जैसे शहर में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने काफी ऊंचे लेवल पे रखा, वहां पे भी लोगों के घर तोड़वाए, मंदिर तोड़े गए। तो ये जो उदासीनता रही, जो जनता के अंदर जो ये विफलता रही कि वो इस चीज को नकार दिए पूरी तरीके से। हाँ। कि उनके इस चीज को लाइक नहीं किए कि इस प्रकार से उनके साथ धोखा किया गया। और जिस प्रकार से वहाँ पे गुजरातीकरण हुआ, वो उन लोगों के जो उन्होंने कहा क्रूज बनाए गए, क्रूज तो नहीं, वो वहाँ पे बिल्कुल एक तो व्यवसायीकरण हो गया। जो वहाँ के मल्ला केवट थे वो अपनी नाव उसमें नहीं चला पा रहे थे, उनका व्यापार ठप हो गया। तो ये सब जो उदासीनता रही जनता में भी, तो इस प्रकार से मोदी जी का जो भ्रम था वो टूटा है। और इसी प्रकार अयोध्या में भी बहुत तरह से लोगों के घर उजाड़े गए, जमीन छीन ली गई, मंदिर उजाड़े गए, मस्जिद उजाड़ी गई। तो जवाब उन्हें पूरा मिला है, जनता ने दिया है। अब ये रही बात सरकार की, तो ठीक है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे तरफ से ये बोला गया है कि हम विपक्ष में बैठ के पूरी ताकत से अभी जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के साथ जो उनकी परेशानी। अच्छा, एक बात है, राकेश भाई की एकदम पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदली हुई है, और अच्छी बात है। बहुत प्रेशर में भी थे, और मैं भी यहाँ से सवाल करता था और जोर जोर से सवाल पूछता था। अभी बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। नहीं, पहले भी आप मेरा वीडियो उठा के देखिए, आपके चैनल पे मैंने कितनी बार कहा कि इस बार हमारा सबसे नहीं, वो बात सही है आपकी। मैं बस ये बता रहा था कि बॉडी लैंग्वेज में चूंकि होना भी चाहिए सर, अब आप एक रिलैक्स मोड में हैं। खैर, धनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनोज जी, आपसे कुछ मैंने भी सीख लिया है आपकी स्टाइल में। जीतने का ना कोई शौक था, ना तौफीक हमें जीतने का, ना कोई शौक न तौफीक हमें, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको एक पुराना शेर से याद शुरू करूंगा। हाँ जी। क्योंकि अभी मैं राकेश भाई को सुन रहा था। हाँ। और सिद्धि जी को भी सुन रहा था। हाँ। तो पुराने शेर से ही शुरू करूंगा। कितनों के सर से साया जाता है, जब एक बरगद काट गिराया जाता है। धरती खुद ही खा जाती फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। झूठ बोलकर अभी लाइन लगा हुआ है इनके, हमारे राकेश भाई के ऑफिस में जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं। नहीं, सिद्धि जी के ऑफिस में। कांग्रेस बोलने तो दीजिए। अरे दोनों एक ही है मेरे अच्छा, नजर में, दोनों एक ही है। अच्छा, अभी भी एक है, ठीक है। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, यही फर्क तो ये लोग समझाया है ना। हाँ। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। जी। हाँ, लाइन लगी हुई है। हाँ। क्योंकि बोला था 8500 रुपया आपको इतने तारीख को मिल जाएगा। हाँ। सब अपने अपने पासबुक लेके इनके घर पर लाइन लगे। इससे पता लगेगा कि ये लोग कितना झूठ बोला। जी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितने बड़े बड़े झूठ बोलकर जो उत्तर प्रदेश की जो निरीह जनता, गरीब जनता, शोषित पीड़ित जनता, जो जनता को वाकई जरूरत है, जो इनके झांसे में आकर इनको वोट दे दिया। कांग्रेस के ऑफिस में देखे ना, तो समाजवादी पार्टी अब अगला उसका नंबर है कि अब अखिलेश यादव जी के घर पर जाएंगे, डिम्पल जी के घर पर जाएंगे। ये लोग 8,500 हजार रुपया देंगे, 1-1 लाख रुपया। हाँ। मैं सवाल करता हूँ, जीत हार तो बात की बात है। हाँ। क्योंकि देश के लोगों ने झूठों को नकारा है। हाँ। और सच्चों को स्वीकारा है। हाँ। एनडीए की हार नहीं हुई है। हाँ। क्योंकि कभी भी देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। हाँ। उन्होंने हमेशा एनडीए की बात की। नहीं, लेकिन मोदी सरकार तो कहते थे ना सर, अब एनडीए सरकार हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो अलग बात, आप सेंट्रल हॉल के सीन को मत देखिए। हाँ। आप ये भी तो देखिए कि नीतीश कुमार जी उनको बड़े भाई का दर्जा दे रखा है। हाँ। भी बिहार में पहुंच हुआ था। हाँ। आज भी संबोधन खत्म होने के बाद पहुंच हुआ। अच्छा, आपको भरोसा है नीतीश कुमार पर सर?
भविष्य अरे को भाई, लेकर। उन्होंने अपना सुनिए, उन्होंने भरोसा कायम किया तभी तो इतना सीट जीता। हाँ क्या नहीं, विपक्ष ने बिहार में फतह किया क्या? नहीं धनोज जी, ऐसा तो पहले भी बिहार में हो चुका है ना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, नीतीश कुमार पर आप पूर्णतः 100% भरोसा कर सकते हैं कि 5 साल ही साथ देंगे हमारा? उन्होंने कह दिया। देखिए, एक मिनट सुनिए, कई बड़ा बार भाई कह छोटा चुके भाई का दर्जा था। अभी तो अब असली आपको दिखाई देगा रामायण का सीन। सुशासन, आज बहुत अच्छा भाषण दिया सबने। नीतीश जी भी क्या बोले, हाँ आपने भी तो सुना ना, एक पत्रकार की हैसियत से मैंने भी सुना। हाँ मैं तो पूरा उसके एक एक वर्ड को सुना। वहां जितने भी एनडीए के नेता थे, सबने क्या कहा, एक सुर में कहा कि देश का मान बढ़ाया, देश को सुशासन के रास्ते पे लाया। तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए कम, सबने किया ना तारीफ। विपक्ष उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। देश की जनता ने विपक्ष की सरकार थोड़ी ना बना दिया। विपक्ष कमजोर था तो इनको धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को कि देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है। क्योंकि ये लोग रोना रो रहे थे कि हम लूले लंगड़े हैं, हम अंधे बहरे हैं। ये लूले लंगड़े अंधे बहरे विपक्ष को अच्छा, तो ये कुछ सीटें जानबूझकर हार गई बीजेपी विपक्ष को मजबूत करने के लिए। अरे भाई, देश की जनता की बात कर रहा हूँ, ईवीएम की बात कर रहा हूँ। देखिए, पत्रकार जीता, ईवीएम जीता, ईसी जीता ना, आपको एजेंसी जीता। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हम जैसे पत्रकारों में जीत हुई, हम लोग जैसे पत्रकारों की जो सत्य बोलते थे, ईवीएम सच्चा है, ये लोग को तो माफी मांगना चाहिए, नाच लगाना चाहिए कि हमने ईवीएम को गाली दिया। एक बार पूछ ले रहे हैं, उसके बाद अवरल मलिक के पास चलेंगे। हमारे साथ जुड़ गए अवरल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, जरा ईवीएम पर एक 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद अवरल भाई के पास चलना होगा। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। जो विश्लेषण कर रहे हैं ये अभी भी मोदी की भक्ति में है इनका विश्लेषण। अरे ये बौखलाए हुए विश्लेषण है। मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल क्या दिखा रहा था, 400 पार दिखा रहा था। अरे मैं ईवीएम वाला पूछ रहा हूँ सर, ईवीएम वाला बता दीजिए। ईवीएम की बात आप पहले सुनिए पहले कि 400 पार दिखा रहा था। एग्जिट पोल 400 पार हुआ क्या? हाँ, फरुखाबाद में, सलीमपुर में और तमाम ऐसे। सर वो तो दोनों तरफ है ना, फिर 295 भी तो नहीं आया ना। नहीं आया, क्यों नहीं? आपका जो खुद का था वो कहाँ 295 आया? जनता ने इस बार नकारा कि नहीं नकारा? मेरा कहने का, अच्छा आपकी सरकार बन गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका इंडिया गठबंधन, आपके इंडिया गठबंधन को सीटें मिल गई। मैं कह रहा हूँ मैं सरकार में नहीं हूँ, मगर मैं इतनी सरकार, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर 400 पार वाला गलत था तो 295 वाला भी तो गलत था ना सर। नहीं, 95 वाला गलत कहाँ हुआ सर? क्यों, कहाँ है 295? आप ये कह रहे हैं ना, सुनिए, अरे आप ये कह रहे हैं कि सरकार बना रहे थे। अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इस बात का मैं जवाब देता हूँ। टीवी चैनल से दिखाया 400 पार का सर्वे, समाजवादी पार्टी को 10 सीट। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल मान लिया, आपकी सारी बात ठीक है, चैनल को नहीं दिखाया, आपकी सारी बात ठीक है। अब मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा। ये 400 पार वाला कहा चैनल सुने, कहा एग्जिट पोल में, ठीक है? एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरे सुनिए तो, सुन लीजिए। माइक कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे अब सुन तो लीजिए, मुद्दे से मत भटकिए, पहले मुद्दे पर रहिए ना। राकेश भाई पहले मुद्दे से भटकिए मत, भटकिए नहीं, बात पर रहिए, बात पर रहिए पहले। मैं ही कह रहा हूँ, आपने कहा 400 पार न्यूज चैनल ने दिखाया, वो गलत हो गया, वो सर्वे था। खड़गे साहब ने क्या कहा था कि हमारा भी अपना सर्वे है, 295 सीटें आ रही हैं, कहा था कि मेरा सर्वे था और है, हम लोग इतनी बहुमत आए 295 नहीं आई ना सर। 19 सेंट्रल के बड़े मिनिस्टर को हम 295 सीटें नहीं आई आपका सर्वे भी गलत साबित हुआ। मेरा सर्वे नहीं गलत साबित हुआ, 295 नहीं आई आपकी। मैं लोग और आगे तो सरकार बनाइए, 40-43 हम लोग हैं। अरे आए ना, ऐसी वो क्या रहे, ऐसी वो क्या रहे कि हम 400 नहीं आए, हम 292 आ गए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 3 महीने सरकार नहीं चलेगी। आप चलिए ठीक है, इस पर भी बात कर लेंगे सर, इस पर भी बात कर लेंगे आगे। डॉक्टर अवरल मलिक, ओवर टू यू। आप कुछ जवाब दे रहे थे सर। देखिए, 303 सीटें आज हो चुकी हैं हमारी, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश में खत्म हो गए, इस विषय पर बोले ना इंडी गठबंधन वाले। और उसके साथ साथ इनकी बौखलाहट इनके चेहरे पर नजर आ रही है, ईवीएम के विषय पर ये नहीं बोल रहे हैं। ईवीएम कहाँ गई आज? क्यों ईवीएम करो ना, आखिर आज ये नहीं रो रहे हैं? ईवीएम पर इन्हें चर्चा करनी चाहिए। हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए ईवीएम पर। ये ईवीएम फिर निकल कर आएगी 2029 के चुनाव में। ठीक है, अवरल मलिक जी मुझे ये बता दीजिए, ये भूपेंद्र चौधरी वाला क्या किस्सा है? इस्तीफा दे रहे हैं क्या वो?
देखिए उस संबंध में मैं इस प्रकार से नहीं कह सकता, और जहां तक बात है उन्होंने कहा है, पेशकश की है, ये सबको मालूम है। तो जिम्मेदारी बनती है ना, तभी दिया होगा, उन्हें लग रहा होगा मेरी जिम्मेदारी थी और मैं नहीं निभा पाया। बिल्कुल निश्चित रूप से हाँ, उन्होंने पेशकश की है, ये उनके द्वारा कहा गया है। हाँ। और जितना आपको मालूम है उतना ही सब लोगों को मालूम है। हाँ, उतना ही मालूम है, ये बात सही है। अंदर की बात तो जब सामने आएगी तब आप, हालांकि अविरल भाई को पता होगा, लेकिन वो क्यों बताएंगे? पार्टी लाइन से हटकर थोड़ी ना आगे चले जाएंगे। एक चीज और है सर, अविरल जी, उसका धनुष जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा। जी अविरल भाई, एक कहावत है, मैं धनुष जी से सीख गया हूं सब। इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वही मात हो गई। आप समझ गए? छिंदवाड़ा की भी चर्चा होनी चाहिए, कमलनाथ के गढ़ की भी चर्चा होनी चाहिए, नकुलनाथ के गढ़ की चर्चा होनी चाहिए, छिंदवाड़ा की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली की चर्चा होनी चाहिए। अभी भी सर एक चीज बताइए अविरल भाई, एक चीज तो देखिए सुधारिए। अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। अविरल भाई सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए एक चीज को बदलना पड़ेगा। देखिए अब आप चुनाव हारे नहीं है, अगर आप चुनाव हार गए होते, आप सत्ता में नहीं होते, सर में राकेश अहीर और सिद्धि श्री बैठी है ना, इनसे सवाल जरूर करता और बड़े बड़े करता, मैं तब भी उनसे कर रहा हूं। लेकिन देखिए सवाल तो आप ही से होंगे और आप ही के हार पर पूछा जाएगा, क्योंकि आप फिर से सत्ता में आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो इसलिए मैं दिल्ली पर चर्चा क्यों करूं? जब हम दिल्ली की चर्चा करेंगे तब कर लेंगे, मध्य प्रदेश पे कर लेंगे। अभी तो हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं ना, चर्चा उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश पर ही होगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मिनट के लिए चर्चा ये भी होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की केवल 3 सीट आई है। धनुष जी, क्या एक बात ठीक हो गई? के नाम पर केवल 3 सीट आई है। धनुष जी, क्या एक बात ठीक हो गई कि मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र कर चल दिया था, जीतने वालों को चस्का लगा और ये अच्छा नहीं हुआ। मुस्कुराने की आदत थी, सबने मुझे रोने पे मजबूर किया। हाँ, लेकिन अब जब भी जिधर देखता हूँ वही सब मुझे रोता नजर आ रहा है। हाँ, ये लोग कोशिश किया था, सरकार अगर, देखिए मैं बार बार कहता हूँ मोदी जी भाजपा से ऊपर है। हाँ। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि अपनी शब्दों से मुकर दे। अभी राकेश भाई करके भक्ति में लीन है, अरे सच्चाई भक्ति में लीन नहीं होती है। विपक्ष मजबूत हुआ, अच्छी बात है, मजबूत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा लूला लग रहा अंधा बहरा विपक्ष अब देख सकता है, उसको आंख दे दिया जनता ने। मैं तो बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता था। हाँ, ये बात सही है। विपक्ष के लोग, मैं तो कह रहा, अब आज ये बात मोदी जी को जो आप कह रहे थे, ये कह रहे, क्या इनका उद्धव जी है टिकेंगे? उद्धव जी टिकाऊ है, शरद पवार टिकाऊ है, इनके और भी नेता टिकाऊ है। आप असली खेल देखिए ना, शपथ लेने के बाद ये सारे चोर, बेईमान, डकैत, लुटेरा जो जनता के साथ झूठ बोला, ये आय से अधिक संपत्ति अखिलेश यादव, ये सब कहाँ नजर आएंगे? ये जनता को ठगने वाले लोग, लूटने वाले लोग, ये संपत्ति अर्जन करने वाले लोग, ये लोग गड्डी के गड्डी पर सोने वाले लोग। अरे राकेश भाई सुन तो शांत हो जाइए, सारी एजेंसियां, अरे शांत हो जाइए ना भैया, शांत होइए। अभी आप जांच नहीं, अरे जांच नहीं होगा बात का। जैसे केजरीवाल गया ना, जैसे केजरीवाल गया, वैसे तेजस्वी जाएगा, अखिलेश यादव जाएगा, शरद पवार जाएगा। अरे भाई सुन तो लो, आपके मियां बीवी, आपके मियां बीवी भी जाएंगे, चिंता न करो, चिंता न करो भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं धनुष जी आप? गलत बात नहीं, जेल जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति वाले सारे लोग जेल जाएंगे, जनता को ठगने वाले, धनुष जी अजीत पवार भी जाएंगे क्या? अरे भैया मैं क्या करा आपको, जनता को लूटने वाले, ठगने वाले, ये जनता को सब जेल जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जाएंगे अरे क्या? भाई सब जेल जाएंगे, जनता को जो ठगा है। मैं तो कह रहा हूँ एक नंबर जो ठगा जाएगा। भक्ति में ये लीन है। अगर राकेश जी, मैं कह रहा हूँ 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 10 साल से गवर्नमेंट की क्यों जांच नहीं हुआ? रिवर फ्रंट जांच हुआ, अरे भाई साहब आपको थोड़ा धैर्य रखिए ना। सीट मिला और आप जो कह रहे हो, वो जो लाइन लगी है लोग कांग्रेस ऑफिस में, वो कौन है? सरकार में लाइन लगने वाले कौन है भाई साहब? महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। आपने जो झूठ बोला, बैठ के 1 लाख रुपया नौकरी कहाँ से दोगे? आप मोदी से डर सकते हैं। एक फाइनल कमेंट सिद्धि श्री से, अरे मोदी उनके पास में चर्चा में कम जा पाया, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक फाइनल कमेंट सिद्धि श्री से, 10 सेकंड में मैम प्लीज कमेंट, फाइनल कमेंट करिएगा
और माफी चाहूंगा, समय की कमी थी तो कम आ पाया मैं आपके पास। सिद्धेश्वरी जी, एक फाइनल कमेंट पूरी चर्चा पर। मोदी जी की स्वास्थ्य तो इसलिए बोल ही रही है, कोई लेकिन गडकरी जी को पसंद बनाओ तो हम घटक जो है बोल रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से ये धनोज जी बोल रहे हैं हाँ। वाले, तो ये बताएं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो किसने लूट धसोट करी है? ठीक है मैम। जो पीएम केयर फंड की पैसा कहाँ चला गया? ऑडिट ठीक क्यों है नहीं मैम। कराया गया? ठीक है। वो मशीन में जो करोड़ लोग ने पैसा ठीक है दिया मैम। अवरल भाई, एक 10 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज कर दीजिएगा, कम समय है, आप लेट भी जुड़े, प्लीज कल से थोड़ा समय से आइएगा। आप एक 10 सेकंड में प्लीज फाइनल कमेंट करिएगा। कई राज्य कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं, इस विषय पर इंडी गठबंधन वाले बोले हमारी चिंता ना करें, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आपकी इसी बात से खत्म करूंगा। एनडीए की जीत है। आपकी इसी बात से खत्म करूंगा, समय की बेहद कमी है, तो सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। अवरल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धनोज जी आपका शुक्रिया, और राकेश अहिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब जीतने की जिद पे यहां हारने लगे, सब जीतने की जिद पर या हारने लगे। इस चुनाव में कोई भी शख्स सिकंदर नहीं हुआ, न स्याही के दोस्त न सफेदे के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।